औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन एलजीबीटीक्यू अवेयरनेस। सो इससे पहले पॉडकास्ट के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ट्रांसजेंडरिज्म से क्या मुराद है और ये बेसिकली किस तरीके से एलजीबीटीक्यू के साथ रिलेट करता है। और हमने इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस किया था जिसके अंदर इंटरसेक्स, कौनसा, मुखन्नस और ख्वाजा सरा हैं। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे सारा फितना वेस्ट के अंदर न्यूट्रलाइज हुआ और किन इंस्टीट्यूशंस को इसने अपने रडार पे रखा हुआ था। और वेस्ट को एज अ केस स्टडी कंसिडर करते हुए हम इस सारे मामले की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और देखेंगे कि हम अपने माशरे को किस तरीके से इस फितने से बचा सकते हैं। सो बी विद मी टिल द लास्ट मिनट। वेस्ट के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं जिसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपने सेक्स जो कि उसकी बर्थ के टाइम उसे असाइन होता है उसमें और अपने जेंडर आइडेंटिटी के अंदर कन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कंडीशन 2 से 4 साल के बच्चों में होती है और उनमें भी काफ़ी रेयर होती है, मगर जब तक वो बच्चे अपने प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं ये कंडीशन उनमें रिजॉल्व हो चुकी होती है। मगर उनके लिए परेशान कुन वेस्टर्न जो साइकेट्रिस्ट हैं उनके लिए परेशान कुन बात ये है कि 2011 से ऑनवर्ड ये वाली कंडीशन जिन लोगों में कॉमन हो रही है वो हैं टीनेजर्स और उन्होंने अपने चाइल्डहुड में इस तरह का कोई भी सिम्टम शो नहीं किया था जो कि जेंडर डिस्फोरिया से रिलेटेड था। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन कंडीशन उनके लिए ये है कि 2015 तक फीमेल्स की जो लड़कियों की तादाद है जो जेंडर डिस्फोरिया अपनी टीन एज में शो कर रही हैं उनकी एज़ कम्पेयर टू द मेल्स 88% इंक्रीज़ हुई है। ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ एक जेंडर डिस्फोरिया एक्सपीरियंस तक महदूद नहीं रहते। वेस्टर्न के अंदर जो भी टीनेजर्स हैं वो उसके बाद प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे जाते हैं और वहाँ से फिर वो क्रॉस हार्मोन सर्जरीज़, क्रॉस हार्मोन थेरेपीज़ के ऊपर जाते हैं और फिर जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज़। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। यानी ये जो जेंडर डिस्फोरिया से लेकर एक इरिवर्सिबल डैमेज तक का सफ़र है। आखिर ये है तो एक एक्सट्रीम कंडीशन, तो इसकी क्या आखिर वजूहात बनती हैं? और एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इनकी कुछ रीजंस नोट डाउन किए हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया टीनेजर की लाइफ में आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वाई? बिकॉज यूएसए के स्टैट्स के मुताबिक 45% ऑफ द यूथ इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंटली ऑन द सोशल मीडिया और जो रिमेनिंग रेशियो है उसके अंदर 44% रोज़ाना की बुनियाद पे यूजुअली अपना टाइम सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। और इनमें जो टॉप 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट है व्हिच आर मोस्ट वाइडली बीइंग यूज्ड इन द टीनेजर्स। इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कंटेंट की कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट होती है और एक ऐसा आइडियल लाइफ़स्टाइल दिखाया जा रहा है जिसको अचीव करना मोस्टली लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़का ऐसा कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है जहाँ पर उसको सारी मटेरियलिस्टिक अप्रोच चीज़ों की दिखाई जा रही है, उसे 24 घंटे बस पैसा-पैसा ही नज़र आ रहा है। सो ये आइडियल लाइफ़स्टाइल उसके लिए ऑब्वियसली अचीव करना कई लोगों के लिए नामुमकिन होता है क्योंकि उनके लिए घर के हालात डिफरेंट होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ उस लड़के के लिए डिफरेंट हो सकती हैं जो वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स या जिस बिज़नेसमैन का लाइफ़स्टाइल देख रहा है, उसका टोटली उसके करंट रियल लाइफ़स्टाइल से वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। अगर हम किसी एक टीनेज गर्ल की बात करें, वो इस तरह की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देख रही होती है जो उसके लिए अचीव करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। व्हाई? बिकॉज़ जो ऑनलाइन मॉडल्स और एक्ट्रेसेस बैठी हैं, वो एक बहुत आइडियल एनवायरनमेंट में बैठी होती है। लाइटिंग्स वहाँ पर बहुत होती है, वहाँ पर उनके मेकअप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उन्होंने पुट ऑन किया होता है और ऑब्वियसली वो उनकी एक सो कॉल्ड लाइफ़स्टाइल का एक ग्लिम्प्स सा होता है। उनकी भी लाइफ़ 24 घंटे इस तरह की नहीं होती और ये चीज़ उन्होंने खुद फ्रंट लाइन पे आकर एक्सेप्ट किया है कि हम लोग ऑफ द कैमरा बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और ऑन द कैमरा उनका डिफरेंट एक रूप होता है। जब इस तरह की सारी आइडियल लाइफ़स्टाइल को टीनेजर कंज़्यूम करता है और वो उसको अपनी लाइफ़ से कंपेयर करता है, वैसे बनने की कोशिश करता है क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो अच्छे से अच्छा ज़िंदगी गुज़ारे। मगर ग्राउंड रियलिटीज़ जब डिफरेंट होती हैं, ऑब्वियसली व्हिच आर 100% डिफरेंट, सो देन कम्स अ टाइम जब हमारे टीनेजर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर उनकी एंग्ज़ायटी स्टार्ट होती है और इस एंग्ज़ायटी और डिप्रेस्ड टीनेजर्स का फ़ायदा
ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बैठे हुए उठाते हैं। वो इस तरह की उनको टिप्स दे रहे होते हैं सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर गुरुज, जो कि ये शो करती हैं कि आप इस आइडियल लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं अपने इस सो कॉल्ड आइडेंटिटी से निकल के। वो इस सारे मामले को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि टीनेजर को शायद लगता है यस दैट्स इट, दिस इज द थिंग दैट आई वांट। और इस चीज़ का एतराफ़ वेस्टर्न ऑथर्स ने खुद किया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे ये सारे ट्रांसजेंडर गुरुज और कोचेस बैठे हुए हमारे टीनेजर्स को उनका शिकार कर रहे हैं, ये लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो बाकायदा टीनेजर्स को गाइड करते हैं कि आपने अपनी इस लाइफस्टाइल से एस्केप करने के लिए किस तरीके से अपने घर वालों को झूठ बोलना है, क्या आपने एक सो कॉल्ड फेक स्टोरी बनानी है जेंडर डिस्फोरिया के बारे में, ताकि लोग यकीन कर सकें यस आपको जेंडर डिस्फोरिया का मसला है। सो टीनेजर्स जब ये देखता है कि कॉन्ट्रडिक्शन सारा उसकी अपनी लाइफ के अंदर है और जो आइडियल स्टैंडर्ड्स वो इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहा है, सो उसको ये लगता है कि शायद मैं अपनी इस लाइफस्टाइल से मेरे लिए एस्केप करना, अगर इफ़ आई बिकम अ ट्रांसजेंडर तो थिंग्स विल बिकम डिफरेंट, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के पास इस तरह का कोई भी इस वक्त स्टैट्स या डाटा मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सकें कि आफ्टर ट्रांजिशन थिंग्स बिकम वेरी गुड फॉर देम। नो, जबकि स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि ट्रांजिशन के बाद जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर सुसाइड रेट्स बल्कि इंक्रीज हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स आफ्टर ट्रांजिशन दे कमिट सुसाइड। जबकि ये सोशल मीडिया के ट्रांसजेंडर गुरुज जो वहाँ से अपने सारे एजेंडे को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं टीनेजर्स के ऊपर, वो इन सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं और उनको तस्वीर का हमेशा सिर्फ एक रुख दिखाते हैं कि आप ट्रांजिशन कर लो, थिंग्स विल बिकम ब्यूटीफुल, एवरीथिंग विल बिकम डिफरेंट। जबकि तस्वीर का वो दूसरा रुख नहीं दिखाते जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल इमेज है उसकी, जहाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एक इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ वो टीनेजर्स को इस सोशल मीडिया के थ्रू लेकर जाते हैं। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी वेस्ट के अंदर इन्वॉल्व है इन सारे मामलात को फ़रोग देने के लिए। वाई? क्योंकि ये जितने भी प्यूबर्टी ब्लॉकर ड्रग्स हो गए, क्रॉस सेक्स हार्मोन इंजेक्शंस हो गए और उसके बाद जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज होगी, दे कॉस्ट थाउजेंड ऑफ डॉलर्स, हज़ारों डॉलर्स इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं और उनको बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट हुआ नज़र आता है। उन्हें उनकी उन टीनेजर्स की जानों की परवाह नहीं है कि वो उनकी जानों के साथ खेल रहे हैं। ऑल दे केयर अबाउट इज़ ओनली द मनी। उसी के साथ कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि ऐसे सर्जन्स को हायर कर रहे हैं जो क्वालिफाइड ही नहीं है इस तरह की सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए, जेंडर सर्जरीज को, एंड स्टिल दे आर हायरिंग देम। व्हाई? बिकॉज इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है, उन्हें इतना बड़ा रेवेन्यू नज़र आ रहा है। उसी के साथ जहाँ सोशल मीडिया और बिजनेस कम्युनिटी पीछे नहीं रह रही, स्कूल्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हर लिहाज से इसको प्रमोट करने के लिए। स्कूल किस तरीके से इसमें, वेस्ट के स्कूल्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसजेंडरिज्म के सारे फितने को प्रमोट करने के लिए, कि वहाँ पर कोई भी टीनेजर जब एज अ ट्रांस आइडेंटिफाई होता है, सो देर गो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने डाटाबेस में वो उसका नेम और प्रोनाउन चेंज कर देते हैं जो वो अपना ट्रांसजेंडर अपना नया रखता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग द पेरेंट। वालिदैन को बताए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर उस ट्रांसजेंडर टीनेजर का वो नाम भी चेंज कर देते हैं और उसका प्रोनाउन भी चेंज कर देते हैं अपने डाटाबेस के अंदर, जो वो टीनेजर चाहता है वैसे वो कर देते हैं। इसी के साथ दे इवन प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन इन देयर स्कूल्स। रूटीनली स्कूल की बेसिस के ऊपर जो उनकी डेली रूटीन है उनके अंदर उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और क्रॉस सेक्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, सो दैट यू कैन गेट न्यूट्रलाइज विद ऑल दिस स्टफ, ताकि इस सारे फितने को न्यूट्रलाइज किया जा सके, लोगों को एक्सेप्टेबल बनाया सके, लोगों को इसके में इंक्लूसिव इंक्लूसिव बनाया जा सके। यहाँ तक कि जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स हैं, दे आर अलाउड टू लीव द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग द स्कूल टाइम। उनको वो स्कूल टाइम के ऊपर इजाज़त देते हैं कि वो स्कूलों से बाहर जाएं और अपनी हार्मोनल थेरेपीज़ और जो उनके प्रोसीजर्स हैं उनको जाकर वो करें। वाई? क्योंकि उनके घर के अंदर उनके माँ बाप उन बच्चों को इजाज़त नहीं दे रहे होते, सख्ती कर रहे होते हैं। सो स्कूल्स उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो स्कूल टाइम के ऊपर बाहर चलें, क्योंकि माँ बाप समझ रहे हैं कि बच्चे हमारे स्कूल गए हैं, मगर स्कूल वहाँ पर उनको इस तरह की हर लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ
कई स्कूल्स ने वेस्ट के अंदर तो अपने स्कूल प्रेमिसेस के अंदर ही इस तरह हेल्थ केयर क्लिनिक्स खोल के रखे हैं जहाँ पर वो उनको हार्मोनल इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और इन सब की कॉस्ट वो अ, जो हेल्थ की इंश्योरेंस होती है उसके अंदर उसको कवर अप करते हैं उसकी कॉस्ट। सो स्कूल्स भी इस पूरे मामलात को प्रमोट करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो हर लिहाज से भी इस सारे फितने को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन किंडरगार्टन के बच्चों को सेक्स एजुकेशन वेस्ट के अंदर दी जा रही है, वेस्ट के स्कूल्स के अंदर। उन बच्चों को जिनको टू बी ऑनेस्ट लड़का-लड़की का सही से फ़र्क भी नहीं पता होता, लॉजिकली उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ बॉय, व्हाट इज़ एक्चुअली अ गर्ल। उनको सेक्स एजुकेशन इतने छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है। और कई ऐसे वहाँ पर लॉज़ हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि स्कूल्स ये एक्टिविटीज़ अपनी प्रेमिसेस में परफ़ॉर्म करवाएँ इन केस अगर उन ट्रांसजेंडर टीनेजर्स को उनके पेरेंट्स, उनका घर का माहौल अलाउ नहीं कर रहा, तो वो कानून ये मेक श्योर करते हैं कि स्कूल्स के अंदर ये सारी चीज़ें ईज़िली उन ट्रांसजेंडर्स के लिए एक्सेसिबल हों। स्कूल विल कवर हार्मोन एंड सर्जरी फी अंडर हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस। सो स्कूल्स भी वहाँ पर किसी लिहाज से पीछे नहीं रह रहे, इस सारे फितनों को टीनेजर्स में प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इस सारी कंडीशन में एक आखिरी जो हल किसी भी पेरेंट के पास वेस्ट में बचता है वो है थेरेपिस्ट, कि वो अपने बच्चों को उनके पास लेके जाते हैं ताकि वो इन जेंडर डिस्फोरिया से, जो सो कॉल्ड कोटेड जेंडर डिस्फोरिया का सारी सिचुएशन बनाई होती है, कि उससे वो थेरेपिस्ट बच्चे की काउंसलिंग करके उनको ठीक करें। मगर अफसोस की बात ये है कि थेरेपिस्ट आर आल्सो प्लेइंग द रोल इन प्रमोटिंग ऑल दिस ट्रांसजेंडर एंड एवरीथिंग। सो थेरेपिस्ट के लिए एक रूटीन होती है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव केयर। और उसमें ये होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट के साथ प्रॉपर कंजर्वेशन करता है, उसकी काउंसलिंग करता है और उसको ऊपर सही चीज़ के ऊपर लेकर आता है। मगर अब वेस्ट में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कंजर्वेटिव केयर की जगह अफर्मेटिव केयर की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा रही है। यानी कि अगर कोई भी ट्रांस आइडेंटिफाइड टीनेजर या कोई भी इंडिविजुअल थेरेपिस्ट के पास जाएगा, तो थेरेपिस्ट उसको उसकी आइडेंटिफाइड नेम के ज़रिए और प्रोनाउन के ज़रिए उसको अफ़र्म करेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और इस न्यू केयर के खिलाफ कई वेस्ट के थेरेपिस्ट खुद खड़े हो गए हैं और उनके लाइसेंसेस एक्सपायर कर दिए, उन्होंने लाइसेंसेस उनके सस्पेंड कर दिए हैं इसके खिलाफ खड़े होने से, क्योंकि अफर्मेटिव केयर इज एक्चुअली नॉट द केयर। और ये बात वेस्ट के कई थेरेपिस्ट कह रहे हैं कि दिस इज नॉट द केयर, यू दिस विल मेक इवन द थिंग मोर वर्स। ये उनकी इस सारी जो जेंडर डिस्फोरिया है उसको मजीद खराब कर देंगे। इसका सोल्यूशन है ही कंजर्वेटिव केयर। मगर वहां पर ये चीज़ मेक श्योर की जा रही है कि अफर्मेटिव केयर प्रोवाइड किया जाए, कि थेरेपिस्ट ये अफर्म करे कि अगर उसके पास कोई लड़का आता है और वो कह रहा है नो आई एम अ गर्ल, आई फील लाइक अ गर्ल, अब थेरेपिस्ट नहीं अफर्म करना यस यू आर अ गर्ल, उसको फिर वो उसी अपने सजेस्टेड नेम और प्रोनाउंस के थ्रू एड्रेस करता है थेरेपिस्ट। और थेरेपिस्ट उसको इस तरीके से काउंसलिंग करके दोबारा मजीद बल्कि इस ट्रांस आइडेंटिटी के अंदर और गहराई में लेकर चला जाता है, जहाँ उसने उसको उस सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से निकालना था, वो उसको मजीद इस इस खाई के अंदर गिरा देता है। वहाँ पर थेरेपिस्ट उनको प्यूबर्टी ब्लॉकर सजेस्ट करते हैं। और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स का सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर नहीं होता, इट आल्सो अफेक्ट द ब्रेन। क्योंकि टीन एज के दौरान जब प्यूबर्टी का सारा स्टेज होता है, किसी भी मेल या फीमेल की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। सो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स इस सारी चीज़ों को रोक देते हैं और उनकी जो नॉर्मल एज के अंदर उस टाइम के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी थी वो रुक जाती है और वो बाद में कंटिन्यू नहीं होती। और बाद में कंटिन्यू होने के किसी के पास कोई स्टैट्स नहीं है कि फॉर द टाइम उनकी प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के थ्रू रोक दी थी। अब जब वो टीनेजर दोबारा चाहता है कि मैं अपनी उसमें प्रीवियस जेंडर में दोबारा जाऊँ, तो उसको प्यूबर्टी ब्लॉकर से हटाती हैं, तो उसका नॉर्मल वो डेवलपमेंट कंटिन्यू बिल्कुल नहीं होती। द डैमेज हैज़ बीन डन। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के बाद उनको वो सेक्स हार्मोन्स के प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको सेक्स हार्मोन लेने चाहिए, जो आप जेंडर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसकी आप अपने इंजेक्शंस, सेक्स हार्मोन इंजेक्शंस उसको यूज़ करें। सो कहने का मकसद ये है कि कोई भी किसी लिहाज से इस सारे फितने को प्रमोट करने में पीछे नहीं है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो स्कूल्स हों,
या चाहे वो थेरेपिस्ट हों या सर्जन्स हों। वेस्ट के अंदर हर मामले में ये सारे फितने को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि इसके नुकसानात बहुत ही स्वेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके नुकसानात हैं सारी चीज़ों के। प्यूबर्टी ब्लॉकर्स को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स को टीनेजर्स को देने की वजह से उनकी बॉन्ड डेंसिटी जो होती है वो उस वक़्त रुक जाती है। क्योंकि इन केस ऑफ द मेल एक लड़के के लिए उसकी प्यूबर्टी के बाद उसकी बॉन्ड डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, उसका बॉन मास इंक्रीज़ होता है, उसके अंदर जो फिज़िकल चेंजेज़ आते हैं वो उस वक़्त रुक जाते हैं और वो बाद में दोबारा कंटिन्यू नहीं होते और उसकी वजह से उस टीनेजर का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जो उसका आईक्यू लेवल उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद इंक्रीज़ होना था, वो उसका गिर जाता है। और इन सारे मामलात की वजह से इनफर्टिलिटी इज़ ऑलमोस्ट गारंटीड, क्योंकि सेक्सुअल डेवलपमेंट उस तरीके से उस टीनेजर की नहीं हो पाती जो कि प्यूबर्टी में होनी थी, जिसकी वजह से बाद में उसकी एक फर्टिलिटी प्रॉपर डेवलप होनी थी। मगर इन प्यूबर्टी ब्लॉकर से मोस्ट केसेस के अंदर इनफर्टिलिटी कंफर्म हो चुकी होती है उसके लिए। यानी अब वो मेल या फीमेल, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके मजीद नस्ल उनसे आगे बढ़ नहीं सकती। और जो फीमेल्स के अंदर जो टी हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उनके एक कंडीशंस हैं, वेजिनल एट्रोफी उसकी वजह बनता है, जिसके अंदर उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के लिए, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर ड्राइनेस, क्रैकिंग एंड रिसियन की सारी उनको पेनफुल इस तरह की एक्सपीरियंसेस होती हैं। सो इस सारे मामले को आप लोगों के सामने नंगा करने का मकसद ये है ताकि हमें असल मसाइल के बारे में पता लग सके, ताकि हमें पता लग सके कि इसके असल नुकसानात क्या हैं, कि जिन चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर इतना ग्लोरीफाई करके और सो कॉल्ड बड़े नॉर्मली उनके कैजुअली नाम लिए जाते हैं, हमें पता लग सके कि असल में उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या? क्योंकि हमारे पास वेस्ट की पूरी एक केस स्टडी मौजूद है, वहाँ पर टीनेजर्स ये सारी बीमारियाँ, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मगर इन सबको मीडिया से छुपाया जाता है। फ्रंट मीडिया के ऊपर इनको आना ही नहीं दिया जाता कि ताकि वो असल इनकी जो नुकसानात हैं इनको बता सकें। लॉन्ग टर्म के अंदर इनके हर लिहाज से बहुत ज़्यादा प्यूबर्टी ब्लॉकर्स हो गए, चाहे वो क्रॉस सेक्स हार्मोन्स हो गए या फिर जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज होंगी, लॉन्ग टर्म में इनके बहुत ही ज़्यादा स्वेयर नुकसानात हैं। जिसके अंदर कुछ जिसके अंदर कुछ ये इंक्लूड हैं कि हाइटेंड रेट्स ऑफ डायबिटीज़, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स, कैंसर एंड इवन हार्ट डिजीजेस। इन जनरल मोर्टेलिटी इज एट रिस्क। जितने भी प्रोसीजर सारे फॉलो किए जाते हैं एक ट्रांसजेंडर के लिए अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी में सेटल होने के लिए, दे आर टोटली इरिवर्सिबल डैमेज। वो बहुत ही ज़्यादा बीमारियों और नुकसानात की तरफ उस टीनेजर को लेके जाते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जो कोई भी वेस्ट के अंदर इसके खिलाफ उठता है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। वैसे तो कहने को हम सुनते हैं कि वेस्ट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर जो भी वहाँ पर चाहे वो थेरेपिस्ट हो, अगर उस अफर्मेटिव केयर के खिलाफ उठता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं। अगर सर्जन हो, जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज के खिलाफ उठता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। अगर कोई स्कूल इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उनका लाइसेंस खत्म। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने बच्चों को रोक सकें। मैं आपको एक ऑथेंटिक केस ही बताता हूँ कि एक वालिद ने जब उसको पता लगा कि उसकी बेटी इस सारे प्रोसीजर्स के अंदर जा रही है, तो उसने उसको रोकने की कोशिश की और उस बेटी ने अपने बाप के खिलाफ केस किया और कोर्ट ने, उनके लॉ ने उसके बाप को $30,000 का जुर्माना किया कि हु आर यू टू स्टॉप योर चिल्ड्रन फॉर ऑल दिस प्रोसीजर्स, तुम होते कौन हो? और ये वो उसके बायोलॉजिकल बाप को कह रहे हैं। सो यहाँ पे हम सब ये सोच लें कि क्या हम सब ये चाहेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन के साथ ये सारा मामला हो? वो अपने आप को इस दलदल के अंदर फँसा दें, जो कि इरिवर्सिबल डैमेज है, जहाँ से कोई रिवर्स गियर नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। क्या हम ये चाहेंगे हमारी आने वाली नस्लों के साथ ये कुछ हो, कि कल को जाकर वो क्रॉस सेक्स हार्मोन्स के इंजेक्शन ले रहे हैं, अपने आप को प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे उन्होंने डाल दिया है और सारी जो कॉम्प्लिकेशंस अभी डिस्कस हुई हैं, इसके अंदर वो लोग मुलविस हुए हुए हैं। जेंडर असाइनमेंट सर्जरीज़ के अंदर भी पड़े हुए हैं। हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि
हमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कल को हमारी औलादें इन सारे मामलात के अंदर पड़ जाएँ। और टू बी ऑनेस्ट जब मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप सब इंटरनेट पे जाकर इसको रिसर्च करें और कई वीडियोज़ और कई डॉक्यूमेंट्रीज़ और कई ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को बता रही हैं कि आखिर इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद पढ़ें उनको, वो वीडियोज़ देखें, उन लोगों की अपनी ज़बानी सुनें कि उनको क्या अब नुकसानात का इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। सो जब टू बी ऑनेस्ट मैं भी उन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि किन दरिंदों ने आखिर इन मासूम बच्चों के साथ ये किया है। यानी वो टीनेजर्स कभी भी हम किसी टीनेजर से कोई बड़ा मशवरा फैसला नहीं लेते क्योंकि उनके पास इतना लाइफ एक्सपोजर नहीं होता, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम उनकी राय को सही मान सकें। उनको सही और गलत के दरमियान फ़र्क नहीं पता होता। मगर वेस्ट के अंदर टीनेजर्स की राय को इतना तरजीह दी जा रही है, ख़ास तौर पे ट्रांसजेंडर्स की, कि वो जो कह रही हैं उसके खिलाफ कोई भी नहीं उठ सकता। तो कौन से वो हैवान सर्जन्स हैं, कौन से वो दरिंदे थेरेपिस्ट हैं, कौन से वो स्कूल्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों को प्रमोट करें? क्या वो इंसान कहने के लायक भी हैं कि वो किस तरीके से इन मासूम बच्चों के साथ ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, बजाए कि वो उनको सही चीज़ पर गाइड करें, वो इन सारी इस सारे मामलात की तरफ इस सारी दलदल में फँसने के लिए उनके लिए राहें सीधी कर रहे हैं। चाहे वो लॉ मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो किस तरीके से ये इस तरह दरिंदों वाला सलूक अपनी नस्लों के साथ कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट दीज ऑल थिंग्स आर इरिवर्सिबल डैमेज, चाहे ये टॉप सर्जरीज हो चाहे बॉटम सर्जरीज हो, दीज ऑल आर इरिवर्सिबल डैमेज, देयर इज नो वे बैक टू दिस। सो अब इस सारे मामले के अंदर हमारा सोल्यूशन क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी नस्लों को इससे बचा सकें? हमने इन सारे डिपार्टमेंट्स को बारी बारी देख लिया कि जिसके ज़रिए से वेस्ट के अंदर ट्रांसजेंडरिज्म को फ़रोग मिला। हमने इस सब की अब रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। और एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ सर्जन, एज अ स्कूल ओनर, किसी भी हम तबके से हमारा ताल्लुक है, एज अ बिजनेसमैन किसी भी कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, वी नीड टू मेक श्योर अगर हमारे माशरे में इस तरह का कोई भी स्टेप लिया जा रहा है जो कि इस जिसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि ट्रांसजेंडरिज्म के लिए उनकी राहें हमवार हो रही हैं, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया कि बुराई को जब भी होता हुआ देखो तो सबसे पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो, उसके बाद उसको जबान से रोको और फिर उसके लिए दिल में बुरा जानो। अगर हमें चाहते हैं कि हमारी नस्लों के साथ ऐसा ना हो, हमें इसके बारे में खड़ा होना पड़ेगा, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम इस सारे मामले की अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। स्कूल्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हैं कि सोशल मीडिया पे वी नीड टू मेक श्योर एज अ पेरेंट कि हमारे बच्चे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हम एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें। अगर इन केस आपके बच्चे ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, वी नीड टू प्रोवाइड देम अल्टरनेटिव्स के जहाँ पर वो अपना टाइम प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आज जाकर उनसे मोबाइल ले लें और उनके ये सारा सिस्टम बंद कर दें। ऑब्वियसली दिस गोना मेक द थिंग्स वर्स। आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है कि दिस विल लीड यू टू डिप्रेशन, ये आपके लिए नुकसानदेह है, उनको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें। वीकली जो घर के सरबराह हैं उनको चाहिए कि एक इस्लामिक लेक्चर अपने घर में रखा करें और उसमें ओपन डिबेट हुआ करे, सारे मिल के घर वाले उस पर बात किया करें, ताकि जो इस टेक्नोलॉजी की वजह से पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान जो गैप आ सके, एक गैप आ गया, वो कम हो सके। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान एक प्रॉपर फ्रैंक माहौल होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की भी यही तालीमात हैं। नबी अलैहिस्सलाम का जो सहाबा के साथ रवैया था वो बहुत फ्रैंक था। सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के पास ओपनली कोई भी सवाल आकर पूछ लेते थे, उन्हें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं महसूस होती थी। तो हम हमारे हमारे लिए रोल मॉडल हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ तक कि एक हदीस है, इसका मफ़हूम है कि एक साहबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और वो नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं ज़ना करूँ। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास प्यार से बिठाया और उन्हें समझाया कि क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़ना करे? क्या तुम चाहोगे तुम्हारी बीवी के साथ कोई करे, या तुम्हारी बेटी के साथ करे? इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने उन सहाबी को प्रॉपर प्यार से समझाया। तो हर जवाब पे साहबी ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। तो नबी साहब ने फरमाया कि जब तुम अपनी माँ बहन के लिए नहीं चाहोगे,
तो तुम किसी और की माँ बहन के साथ ऐसा क्यों करना चाहते हो? लिहाजा आप इस हदीस से इस वो फ्रैंकनेस का लेवल समझे कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा के दरमियान अंडरस्टैंडिंग और एक ओपन माहौल था। सो क्या आज कोई बेटा अपने बाप से ये सवाल जाकर पूछ सकता है? क्या इतना आज के वालिदैन ने अपने बच्चों को इतना ओपन एनवायरनमेंट दिया हुआ है घरों के अंदर कि उनके बच्चे आकर उनसे कोई भी सवाल पूछें? सो अगर नहीं है तो हमें सोचने की बात है, फिर हम किसके ज़िंदगी पर, किसके तरीकों पर अमल कर रहे हैं? पेरेंट्स शुड बी द मेंटर फॉर द चिल्ड्रन। कोई भी बच्चों के ज़हन में सवाल आता है, कोई भी टीनेजर के ज़हन में सवाल आता है, बजाए कि वो बाहर किसी तीसरे शख्स से जाकर पूछें जो कि उन्हें मिसगाइड करे, उन्हें अपने वालिदैन से पूछना चाहिए। और ये कब होगा? जब पेरेंट्स खुद अपने घर में इतना ईज़ी माहौल रखेंगे कि बच्चे उनसे कोई भी सवाल पूछने में हेजिटेशन फ़ील नहीं करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और ये एडवाइस भी देना चाहूँगा कि हर 1 से 2 महीने के बाद आप ज़रूर अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेकर नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाया करें, नॉर्दर्न पाकिस्तान की एरियाज़ में जाया करें, ताकि आपको आपकी डेली हेक्टिव रूटीन से एक ब्रेक मिल सके। जो बहुत ज़्यादा टफ रूटीन है, सोशल मीडिया की कंटेंट कंज़म्पशन है, उससे आपका ब्रेक हो और आप नेचर के पास जाकर आप फितरत के पास जाएँ। आप ग्रीनरी के करीब जाएँ, आपको आपकी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सके। और वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने छोट बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में मोबाइल दे दिया है, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे अगर उन्हें तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो वो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो स्टॉप डूइंग दैट। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, हर 1-2 वीडियो के बाद, 2-3 वीडियो के बाद एक ऐसी वीडियो ज़रूर आती है जो कि बहुत ज़्यादा ग्राफ़िकली डिस्टर्बिंग होती है। वो 18 प्लस कंटेंट होता है। वो उसमें पोर्नोग्राफ़ी हो सकती है, उसके अंदर न्यूडिटी हो सकती है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग को पॉल्यूट करती हैं। सो अगर आपने अपने बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को मोबाइल का एक्सेस दिया हुआ है, सो आप खुदारा ये चीज़ें रोक दें, उनको स्मार्टफ़ोन उनसे ले लें, उनको और अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज हों, बजाए कि अगर वो आपको तंग कर रहे हैं घर के अंदर। और इसी के साथ आपको ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि यू आर अ पेरेंट, डोंट रिलिंक्विश योर अथॉरिटी एज़ अ पेरेंट। आपको अल्लाह ताला ने वालिदैन बनाया, सो आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें और अपने चिल्ड्रंस के ऊपर नज़र रखें। मेक श्योर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग। सो औलाद को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन की राय को तरजीह दें, बजाय कि वो किसी और बाहर के एक्सपर्ट की राय को सुनें। अपने वालिदैन की राय को तरजीह दें, क्योंकि किसी भी इंसान के पहले खैर-ख्वाह उसके वालिदैन होते हैं। जो वालिदैन किसी लड़का या लड़की अपनी औलाद के लिए भलाई सोच सकते हैं, वो कोई तीसरा बंदा नहीं सोच सकता। तो बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालिदैन की राय को तरजीह दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, क्योंकि कुरान हदीस में हमें बहुत ज़्यादा वालिदैन के हकूक़ के ऊपर तरजीह दिलाई गई है। अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ के साथ वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र किया है। नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जहाँ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म दिया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, और इस फ़ितने से जो कि हमारे मुल्क में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, अपने आप को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, और हर लिहाज से किसी भी महाज पे अगर हमें इस चीज़ को, अगर हम हमारे सामने ये चीज़ प्रमोट होती हुई नज़र आती है, तो हम उसको सबसे पहले हाथ से रोकने की कोशिश करें, उसके बाद हम उसे ज़बान से रोकें, और एंड स्टेज में हम एटलीस्ट उसको दिल में बुरा जाने। सो आखिर में मैं बात यही कहना चाहूँगा कि वी हैव टू स्टॉप पैथोलॉजाइजिंग आवर फीमेल्स, आवर सिस्टर्स, आवर डॉटर्स। हमें अपनी ख़ास तौर पे फीमेल जो हमारी बेटियाँ हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल, अगर अल्लाह ताला ने उन्हें एक फ़ीमेल पैदा किया है। क्योंकि ये सारे फ़ितने ने ट्रांसजेंडरिज़्म के सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया है वो फ़ीमेल्स को किया है। फ़ीमेल्स सबसे ज़्यादा इससे अफ़ेक्ट हुई हैं। सो हमें ये चीज़ मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि हमारी बहनें, बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बीवी किसी भी लिहाज से कोई हकूक़ से महरूम ना हों। हम सबको खुद उनके हकूक़ के लिए, उन्हें हकूक़ देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, हर लिहाज से उनको उनके हकूक़ दिए हैं। जबकि ये एक मुआशरे हैं जो कि औरत को उसके हकूक़ से महरूम करता है। सो उम्मीद है कि ये आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, और हम सब दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।